नमस्कार, हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। आज 3 बड़ी बैठकें प्रदेश की राजधानी शिमला में आयोजित की गई। पहली बैठक एचआरटीसी की हुई, जिसमें एचआरटीसी बीओडी ने 297 इलेक्ट्रिक बसें और 25 वोल्वो खरीद की मंजूरी प्रदान की। इसके अलावा इस बैठक में कई महत्वपूर्ण दूसरे मसले भी डिस्कस किए गए, क्योंकि कल विधानसभा सत्र का अंतिम दिन है और इसके बाद सरकार बड़े फैसले ले सकती है, जिसमें बस किराया बढ़ोतरी का, महिलाओं को जिस प्रकार से 50% बस किराए की छूट दी जा रही है उसको भी रिव्यू किया जाएगा, और प्रदेश में जरूरतमंद महिलाओं को यानी बीपीएल और गरीब महिलाओं को ही बस में 50% रियायत दी जा सकती है। लेकिन कल तक, क्योंकि कल आखिरी दिन है विधानसभा का और विधानसभा सत्र के बीच सरकार कोई बड़े फैसले नहीं लेती, इसके चलते अप्रैल महीने के स्टार्टिंग में आपको बड़े फैसले इस तरफ आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि एचआरटीसी में आज महत्वपूर्ण चर्चा की गई, जिस प्रकार से डीजल के दामों की बढ़ोतरी हुई है, जिस प्रकार से कई वर्षों से बस किराए में बढ़ोतरी नहीं हुई है। न्यूनतम किराए को लेकर बात हुई कि न्यूनतम किराया और स्टॉपेज जो पहले भी बीओडी ने फैसला लिया था, सरकार को रिकमेंड किया था, बाद में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि यह मामला एचआरटीसी के अधिकार क्षेत्र का, इसके चलते एचआरटीसी अपने स्तर पर इसका निर्णय ले। हालांकि बस किराए बढ़ोतरी की बात की जाए तो यह फैसला सरकार को लेना होगा, क्योंकि इसमें प्राइवेट ट्रांसपोर्टर भी शामिल है। दूसरी महत्वपूर्ण बैठक इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन की थी और इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की। और इस बैठक में सबसे बड़ा फैसला लिया गया कि हिमाचल प्रदेश के युवाओं को विदेश भेजने के लिए, क्योंकि श्रमिकों को विदेश भेजा जाता है, अब इसका अधिकार क्षेत्र रोजगार विभाग के अलावा, रोजगार कार्यालय के अलावा, रोजगार विभाग के अलावा इस पूरे मामले का दायित्व अब इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशंस के पास होगा। पहले लेबर डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश के युवाओं को, श्रमिकों को विदेश रोजगार के लिए भेजता था, दिल्ली में इसका पंजीकरण किया जाता था। इस पूरे प्रोसेस को लेबर डिपार्टमेंट इस पूरे प्रोसेस को करता था, लेकिन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यह फैसला लिया गया कि अब हिमाचल प्रदेश का इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन डेवलपमेंट इस पूरे मामले की कसरत करेगा और प्रदेश के बेरोजगारों को नौकरी के लिए, रोजगार के लिए श्रमिकों को विदेश भेजेगा। तीसरी बड़ी बैठक बिजली बोर्ड की आयोजित की गई। इस बीओडी में लोन लिमिट, बिजली बोर्ड की लोन लिमिट बढ़ाने का मामला लाया गया। चर्चा के बाद यह फैसला लिया गया कि इस निर्णय को अंतिम मंजूरी के लिए सरकार के पास भेजा जाएगा। दूसरा मामला, हिमाचल प्रदेश के 5 मेगावाट के 2 प्रोजेक्ट, होली प्रोजेक्ट और भूरी सिंह विद्युत परियोजनाएं, दोनों ही 5 मेगावाट की विद्युत परियोजना सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में सौंप दी हैं। लेकिन अब बिजली बोर्ड का मानना है कि निजी हाथों में सौंपी गई इन परियोजना के संचालन में प्राइवेट प्लेयर पूरी तरह से हाँफ चुका है, हाथ खड़े कर दिए गए हैं। इसलिए बीओडी ने ये चर्चा के बाद ये सहमति बनाई कि क्यों ना इन दोनों परियोजनाओं को बिजली बोर्ड वापस ले ले और आउटसोर्स के माध्यम से वहाँ पर कर्मचारियों की तैनाती कर इसे खुद चलाए। लेकिन अब ये मामला सर्विस कमेटी में लाने को कहा गया। इसके बाद बिजली बोर्ड ने इस एजेंडे को विड्रॉ भी कर लिया गया और कहा कि विधानसभा सत्र जब समाप्त होगा, कल अंतिम दिन है, कल अंतिम बैठक है विधानसभा सत्र की, तो सहमति ये बनी कि इसे बाद में लाया जाएगा। इसके अलावा बिजली बोर्ड में दूसरे कई मामले, चाहे वो कर्मचारियों से जुड़े मामले थे, तमाम मुद्दों पर भी चर्चा की गई। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के 1100 कर्मचारियों को 4% डीए की सौगात मिल जाएगी। पिछले कल इसका फैसला ले लिया गया है। एचपीटीडीसी के चेयरमैन की तरफ से इसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी हैं। अब इन सभी कर्मचारियों को 1 जनवरी 2023 से 4% महंगाई भत्ता मिल जाएगा, यानी कि इनको दे तिथि से महंगाई भत्ता देने की नोटिफिकेशन जारी की गई है। और सबसे बड़ी बात है कि 1 अप्रैल को जब इन तमाम कर्मचारियों का वेतन इनके खाते में आएगा, तो इन्हें इसी महीने से, यानी कि मार्च महीने का जो इनका वेतन बनेगा, जो 1 अप्रैल को खातों में आएगा, उसमें 4% महंगाई के साथ इनकी सैलरी आएगी। 1 अप्रैल को इनकी सैलरी बढ़ी हुई मिलेगी।
पिछले एरियर पर फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जब एचपीटीडीसी के हालात बेहतर होंगे तो पिछला बकाया भी मिलेगा, क्योंकि एचपीटीडीसी ने इस डीए की सौगात को 1 जनवरी 2023 से देने का फैसला लिया गया है। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी पेंशनर्स को मिलने वाले 3% डीए को लेकर भी अप्रैल महीने में अधिसूचना जारी कर दी जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने अपनी बजट स्पीच में इसकी अनाउंसमेंट की थी। इसके बाद बजट को पारित भी कर दिया गया, लेकिन तमाम कर्मचारी संगठन बार बार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात कर ये आग्रह कर रहे हैं कि 15 मई की डेट कहां से निकाली गई है। उन्होंने कहा कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के या प्लानिंग के या चीफ सेक्रेटरी कौन वो महानुभाव थे, कौन वो बड़े अधिकारी थे जिन्होंने 15 मई का आपको आंकड़ा दिखाया, क्योंकि इस बजट को लेकर थोड़ी सी जो असमंजसता बनी उसमें यह कहा गया कि चीफ सेक्रेटरी ने भी अपना किरदार निभाया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस ने अपना रोल निभाया। इसके अलावा प्लानिंग डिपार्टमेंट से रिटायर हो चुके बासु जो कि उच्च अधिकारी हैं, जो कि हालांकि रिटायर हो चुके हैं, लेकिन इस बजट को बनाने के लिए सरकार ने उन्हें एक्सटेंशन दी थी। वो इकलौते ऐसे हिमाचल प्रदेश के मौजूदा सरकार के अधिकारी हैं जिन्हें सरकार ने सेवा विस्तार दिया है। हालांकि यहाँ री एंगेजमेंट बड़े अधिकारियों को दी गई है या अधिकारियों को यहाँ पर उन्हें दोबारा नौकरी पर रखा गया, लेकिन यहाँ पर प्लानिंग डिपार्टमेंट के एडवाइज़र बासु इकलौते ऐसे अधिकारी हैं जो कि रिटायर होने के बावजूद सरकार ने उन्हें सेवा विस्तार दिया है, उन्हें उतनी तनख्वाह मिल रही है, उतनी तमाम सुविधाएं मिल रही हैं। और अब कहा जा रहा है कि ये 15 मई की डेट इन 3 अफसरों में से किसी एक अधिकारी ने मुख्यमंत्री को दी है 15 मई की, और ये 15 मई की तिथि किसी भी प्रदेश के कर्मचारी पेंशनर को बिल्कुल हजम नहीं हो रही है, क्योंकि आप पहले से देते, आप पीछे से देते, आगे से देते, 1 जनवरी से देते, 1 फरवरी से देते, लेकिन ये 15 मई का क्या फंडा है। इसके चलते मुख्यमंत्री को कई कर्मचारी संगठनों ने ये फीडबैक दिया कि इस पर असमंजसता बनी हुई है, कर्मचारी सकते में है, ये 15 मई का फंडा बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। और अब ये भी आरोप लगने लगे हैं कि रिटायर्ड अधिकारियों को जिस प्रकार से हायर किया जा रहा है इस तरह की नोटिफिकेशन हो रही है। इसके चलते ये स्पष्ट मुख्यमंत्री ने कर दिया कि कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए को लेकर अगले महीने यानी कि अप्रैल महीने में ही इसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी जाए, ताकि कम से कम ये जो असमंजस की स्थिति पैदा बनी है वो पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। कर्मचारियों को पहले से डीए दिया जाएगा। एरियर पर हालांकि कर्मचारी अभी भी ये मान रहे हैं कि उन्हें एरियर पिछला मिलना चाहिए, 9,000 करोड़ एरियर पहले रिवाइज स्केल का मिलना है। अब धीरे धीरे डीए का जो एरियर बढ़ता जा रहा है, अब मीटर ये इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि प्रदेश के हर कर्मचारी की जो लेने वाली राशि होगी वो लाखों में हो जाएगी। उधर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकारी निर्देशों की आड़ में कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करने पर कड़ा संज्ञान लिया है और बड़ी फटकार ये डिपार्टमेंट्स को लगाई है। न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने अनुपालना याचिका की सुनवाई के दौरान कहा कि न्यायालय के ध्यान में बार बार ये बात आ रही है कि सरकार के कुछ डिपार्टमेंट्स हाई कोर्ट द्वारा पारित फैसलों को दबाए बैठे हैं तथा याचिकाकर्ता के देय वित्तीय लाभों को एक मुश्त की बजाय किस्तों में आवंटित कर रहे हैं, किस्तों में वितरित कर रहे हैं, किस्तों में जारी कर रहे हैं। कोर्ट ने नाराजगी जताई और कहा कि ऐसा जाहिर तौर पर हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रधान सचिव वित्त द्वारा पत्र दिनांक 7 जनवरी 2012 के जारी निर्देशों के मद्देनजर किया जा रहा है। हाई कोर्ट ने कहा स्पष्ट रूप से ऐसे विभागों तथा उनके अधिकारियों व कर्मचारियों की ओर से यह कार्रवाई हाई कोर्ट के आदेशों की घोर अवमानना है, सीधा कंटेम्प्ट है, कोर्ट के आदेशों की अवहेलना है। विशेषकर तब जब हाई कोर्ट ने विभागों को किस्तों में राशि जारी करने के निर्देश नहीं दिया है। सरकार द्वारा जारी निर्देश केवल वही लागू होंगे जहां न्यायालय का कोई आदेश ना हो या न्यायालय ने स्वयं विभागों को दिनांक 7 जनवरी 2012 के पत्र का संज्ञान लेने के पश्चात किस्तों में राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया हो। कोर्ट ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी करने को कहा है। मामला 23 अप्रैल 2025 को सूचीबद्ध किया गया है। इस बीच प्रतिवादियों को ये सुनिश्चित करना होगा कि 4 फरवरी 2025 को जारी निर्देशों के अनुसार याचिकाकर्ता को किस्तों की बजाय देय संपूर्ण बकाया राशि जारी करनी होगी, यानी कि जितना भी पैसा देना होगा डिपार्टमेंट्स को एक मुश्त देना होगा। जितना भी देने को बनेगा आप किस्तों में नहीं दे सकते, इसे लटका नहीं
नहीं सकते। हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि जिन मामलों में हाई कोर्ट ने कहा है वहां आप आनाकानी कर नहीं सकते। आप सिर्फ सरकारी नोटिफिकेशन की आड़ में, सरकारी आदेशों की आड़ में सरकार के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है और ये बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा। ये आज बड़ी फटकार राज्य सरकार के डिपार्टमेंट्स को लगाई गई है, जो कि देनदारियों पर पूरी तरह से कुंडली मारकर बैठ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज चौड़ा मैदान में विधानसभा के बाहर सरकार के खिलाफ जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया गया। रैली में प्रदेश भर से कार्यकर्ता चौड़ा मैदान में पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदेश के दौरान जब भाजपा कार्यकर्ता प्रदर्शन के दौरान जब भाजपा कार्यकर्ता बैरिकेड्स को धक्का देकर विधानसभा की ओर बढ़ने का प्रयास करने लगे तो पुलिस ने उन्हें रोका। कुछ बैरिकेड्स पर चढ़कर आगे बढ़ने का प्रयास करने लगे लेकिन सफल नहीं हो पाए। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर धक्का मुक्की भी हुई। इससे माहौल तनावपूर्ण बन गया। इस प्रदर्शन में भाजपा प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा, सह प्रभारी संजय टंडन, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, तमाम विधायक, पूर्व मंत्री व दिग्गज पदाधिकारी मौजूद रहे। रैली को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सत्ता में आते ही सुक्खू सरकार के सभी फैसलों को रिव्यू किया जाएगा। उन्होंने कहा जितना भी सुक्खू सरकार का कार्यकाल होगा, क्योंकि उन्होंने कहा 2.5 साल का कार्यकाल हो चुका है, आगे मुझे नहीं पता ये सरकार कितना अपना टेन्योर पूरा करेगी, लेकिन जितनी भी सुक्खू सरकार का कार्यकाल होगा उन सभी फैसलों की भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के बाद उनकी समीक्षा करेगी और जनहित के अलावा सभी फैसलों को रद्द कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये रिवाज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने शुरू किया है। हमारी सरकार के पिछले 6 महीनों के फैसलों को रद्द कर दिया, लिहाजा सुक्खू सरकार के शुरू किए गए इस रिवाज को हमारी सरकार सत्ता में आने के बाद अंजाम तक पहुंचाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि वर्तमान कांग्रेस की सरकार की गाड़ी उतराई पर चल रही है। उन्होंने कहा पहले 2.5 साल चढ़ाई पर चल रही थी लेकिन अब नीचे उतर रही है। इसके चलते इस गाड़ी की कभी भी ब्रेक फेल हो सकती है। तेल पानी सब इस गाड़ी में खत्म हो चुका है, कभी भी इसकी ब्रेक फेल हो सकती है और बड़ी दुर्घटना हो सकती है। जयराम ठाकुर ने कहा कॉन्ट्रैक्ट किलर बाहर से मंगवाए जा रहे हैं। ऊना के पेखू बेला और सोंग टोंग का मामला गड़बड़ होने की उन्होंने शंका की कि पावर कारपोरेशन की ये दोनों जल विद्युत परियोजनाओं में बड़े स्तर पर धांधली हुई है। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि यह सरकार माफिया राज और भ्रष्टाचार के मक्कड़ जाल में जकड़ गई है। प्रदेश में हर तरफ अराजकता और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। सरकार के संरक्षण में प्रदेश में माफिया राज फल फूल रहा है। आज तक भ्रष्टाचार को सरकार से इस तरह से संरक्षण नहीं मिला। उन्होंने कहा कि आज जो हो रहा है वह न प्रदेश में पहले कभी हुआ है और ना ही देवभूमि की संस्कृति के अनुरूप है। जयराम ठाकुर बोले प्रदेश में वन माफिया लाखों पेड़ों का कटान कर रहा है और सरकार उस पर कार्रवाई करने की बजाय संरक्षण दे रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अफसरशाही भी शामिल हो गई है, जिसकी वजह से बिमल नेगी जैसे ईमानदार, कर्मठ और सुलझे हुए अधिकारी आज हमारे बीच नहीं है। उन्होंने कहा सरकार के खिलाफ अब पूरे प्रदेश के लोगों ने हल्ला बोल दिया है। ये लड़ाई अब रुकने वाली नहीं है और सरकार के भ्रष्टाचार की पाई पाई का हिसाब भाजपा लेकर रहेगी। आज विधानसभा में प्रश्नकाल के बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सदन में व्यवस्था के प्रश्न उठाते हुए कहा कि जगह जगह से आ रहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को शिमला से पहले ही रोक दिया गया। उन्होंने कहा 8 किलोमीटर दूर से लोगों को पैदल चलकर आना पड़ा। हरियाणा से वाटर कैनन मंगवाए गए थे। उन्होंने कहा यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बिल्कुल एक अच्छा इंडिकेशन नहीं है। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के साथ विपक्षी अन्य सदस्य सदन से बाहर चले गए और रैली स्थल पर पहुंचे। भाजपा विधायक दल के सदन से बाहर जाने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इनके बाहर जाने का कोई कारण नहीं है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र कब मजबूत होता है जब विपक्ष को बोलने की आज़ादी होती है। हमने कभी भी ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जिससे भाजपा को रोका जाए। इनकी बसें खाली आ रही हैं। ये भाजपा की एकजुट की रैली है। अगर उसमें 4 गुट नहीं आ रहे तो इसमें हमारा क्या कसूर है। लेकिन जब नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सभा स्थल पर पहुंचे, जहां पर प्रदर्शन था उस स्थल पर पहुंचे, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को कंधों पर उठा लिया और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर प्रदेश में यह संदेश दिया कि भाजपा के नेता जयराम ठाकुर की जमीन अभी भी पुख्ता है और कार्यकर्ताओं के वे लोकप्रिय नेता हैं।
नशे के रोकथाम संबंधी नीति पर आज सदन में चर्चा हुई। मुख्यमंत्री सुक्खू ने नशे के रोकथाम संबंधी नीति पर चर्चा के दौरान विधायक केवल सिंह पठानिया के संकल्प का जवाब देते हुए कहा कि राज्य सरकार 1 महीने के भीतर नशे की तस्करी में संलिप्त 50 से 60 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि डिपार्टमेंट को आदेश जारी कर दिए गए हैं, सभी अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया जाएगा, नौकरी से बाहर निकाल दिया जाएगा जो कि चिट्टा के इस अवैध धंधे में शामिल है। जिनकी संलिप्तता पाई जाएगी उन्हें घर बैठना पड़ेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि नशे के खिलाफ यह कार्रवाई सख्त होगी और सरकारी तंत्र में नशे की धड़ पकड़ की गोपनीयता सूचनाएं लीक करने वालों पर भी सख्त कदम सरकार उठाएगी। उन्होंने कहा प्रदेश सरकार नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाएगी और इस पर पूरी तरह से नियंत्रण लगाने के ठोस कदम उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि नशे के बढ़ते प्रभाव को लेकर अब परिवार से भी सूचनाएं मिल रही हैं कि उनके बेटे नशे की गिरफ्त में हैं। चिट्टा का नशा इतना खतरनाक हो चुका है कि इससे पीड़ित व्यक्ति अपने परिवार के साथ झगड़ा करने, चोरी करने जैसी घटनाओं में शामिल हो रहे हैं। सीएम सुक्खू ने कहा कि नशे के खिलाफ हाल ही के समय में काफ़ी तेज़ी से कार्रवाई की है, हालांकि कुछ कमजोरियां भी हैं जहां सूचनाएं लीक हो रही हैं। इस पर सरकार जल्द बड़ी कार्रवाई के मूड में है। इसके अलावा नशे की आदत को बढ़ावा देने के लिए चैन बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया इस बजट सत्र में नशाखोरी संबंधित कड़ा कानून विधानसभा में पेश किया गया है, जिसके तहत दोषियों को सजाए मौत दी जाएगी, यानी इसमें फांसी से लेकर उम्र कैद तक का प्रावधान हमने कर दिया है। उन्होंने कहा पंजाब सरकार के साथ लगातार संपर्क में रहकर नशे के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है ताकि नशे के कारोबार पर पूरी तरह से काबू पाया जा सके। भरमौर के विधायक डॉक्टर जनकराज ने विधवा महिलाओं के जीवन में सुधार के लिए विचार करने को लेकर एक संकल्प प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया। इस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जो महिलाएं विधवा हो गई हैं सरकार ने उनके लिए कोई कार्य नहीं किया। हालांकि इसका जवाब देते हुए सीएम ने कहा कि विधवा महिलाओं के पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने इसकी राशि 65,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए तक कर दी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने विधवा महिलाओं के बच्चों के लिए 4,000 पॉकेट मनी देने की घोषणा की है। इसके अलावा एक्सपोजर विजिट के साथ शॉपिंग व अन्य जरूरतें पूरी करने का प्रावधान कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विधवा व एकल महिलाओं के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। पिछले दिनों इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना में विधवा महिलाओं के सभी बच्चों की पढ़ाई मुफ्त कर दी गई है। उनके बच्चे चाहे तो MBBS की डिग्री लेना चाहें तो वहाँ पढ़ाई कर सकते हैं, अन्य उच्च स्तरीय शिक्षा भी अर्जित कर सकते हैं। सरकार ने उनकी पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाने का फैसला लिया है। सीएम ने कहा कि जिन विधवा महिलाओं की इनकम 2.5 लाख से कम है उनके बच्चों के लिए पढ़ाई पूरा करने के लिए हॉस्टल PG में रहने के लिए 10 माह तक 3,000 रुपये सरकार देगी। सीएम ने कहा हिमाचल में 70% बजट कर्मचारी के पेंशन व वेतन पर चले जाते हैं, लेकिन सरकार ने एकल व विधवा महिलाओं के बच्चों की आर्थिक सहायता के लिए इस बार विशेष प्रावधान किया है। सीएम ने कहा कि सरकार 27 साल तक विधवा व एकल महिलाओं की देखभाल करेगी। विधवा महिलाओं को घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। सीएम ने कहा सरकार समाज के वंचित वर्ग के लिए रूल्स और सोशल सेक्टर में पैसा देंगे। उन्होंने कहा कि सरकार के एकल व बाल आश्रम में भी बहुत बदलाव किए जा रहे हैं। सीएम ने भरमौर के विधायक जनकराज द्वारा पेश किए गए संकल्प में ये जानकारी दी। सीएम ने कहा सरकार आने वाले समय में इस वर्ग के लिए और भी कई बड़े ऐलान करेगी। इसके बाद विधानसभा में प्रश्नकाल शुरू हुआ। शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया ने बंदोबस्त कार्य के बारे में सवाल पूछा, जिसका जवाब देते हुए राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि वर्ष 2023-24 में भू राजस्व अधिनियम 1954 के तहत 2,80,0969 रुपये बतौर राजस्व प्राप्त हुआ। जिला कांगड़ा में बंदोबस्त कार्य 1970 से 2007 तक किया गया तथा जिला चंबा में बंदोबस्त कार्य 1954 से 1958 तक किया गया। सरकार जिला चंबा में बंदोबस्त का कार्य दोबारा करने का विचार कर रही है तथा वर्तमान में जिले के तहसील चंबा व सलूनी व उपसील पुखरी व तेलका के 9 राजस्व गांव के आधुनिक तकनीक के माध्यम से बंदोबस्त का कार्य शुरू किया गया है। धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा ने ADB
प्रोजेक्ट के तहत खर्च की गई राशि को लेकर सवाल पूछा, जिसका जवाब देते हुए सीएम सुक्खू ने कहा कि धर्मशाला के तपोवन क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा भव्य इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनेगा। इसके निर्माण के लिए जगह को चिन्हित कर लिया गया है और यह प्रोजेक्ट एशियाई विकास बैंक की सहायता से पूरा होगा। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि पिछले 2 वर्षों में एडीबी के तहत प्रदेश सरकार द्वारा कुल 844 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय की गई है। इसके अतिरिक्त एडीबी के पास दायर 709 करोड़ रुपए प्रतिपूर्ति दावों के मुकाबले प्रदेश को 677 करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त हो चुकी है। सूला के विधायक विपिन सिंह परमार ने भ्रमण पर गए बच्चों व अध्यापकों पर खर्च की गई राशि का सवाल पूछा, जिसका जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में स्कूली बच्चों के विदेश शैक्षणिक भ्रमण पर कुल 1,59,50,22 रुपए खर्च किए गए हैं, जबकि अध्यापकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम सिंगापुर के सरकारी शैक्षणिक संस्थान द्वारा किया गया, जिस पर 2,13,32,360 रुपए खर्च किए गए। वर्ष 2024-25 में हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित एक विशेष अध्ययन दौरे के लिए सिंगापुर गया। इस दौरे पर प्राथमिक उद्देश्य शिक्षकों के वैश्विक दृष्टिकोण को व्यापक बनाना, उनकी सांस्कृतिक जागरूकता को बढ़ाना और उन्हें सिंगापुर की उन्नत शिक्षा प्रणाली से परिचित करवाना था। ये दौरा 5 दिनों का था, जिसमें कक्षा, प्रशिक्षण, स्कूलों का दौरा और सिंगापुर के प्रमुख स्थलों का भ्रमण शामिल था। मुख्यमंत्री ने यह बड़ी घोषणा की कि प्रदेश सरकार आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश के सभी 68 विधायकों को एक्सपोजर विजिट पर विदेश भेजेगी। उन्होंने कहा कि जब विधायकों को विदेशों में एक्सपोजर विजिट पर जाते हैं तो इससे उनके मन में नई सोच और अपने विधानसभा क्षेत्रों में विकास के लिए दृष्टिकोण विकसित होता है, जो कि राज्य के विकास के लिए बेहद आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि आने वाले समय में सभी विधायकों को किसी न किसी प्रोजेक्ट से जोड़कर विदेश भेजा जाए, ताकि वैश्विक दृष्टिकोण से राज्य की योजनाओं और विकास कार्यों को बल मिल सके, उस पर विधायक विचार कर सके। उन्होंने ये भी कहा कि निकट भविष्य में इस तरह से बच्चों और अध्यापकों को एक्सपोजर विजिट करवाने का भी सरकार विचार रखती है। इस पर हम पूरी तरह से उन बच्चों के हक में है जो मेरिट में आते हैं, उन्हें हम एक्सपोजर विजिट के लिए विदेश भेजने पर विचार करेंगे निकट भविष्य में भी। नालागढ़ के विधायक हरदीप सिंह बाबा ने गेस्ट हाउस को लेकर सवाल पूछा, जिसका जवाब देते हुए सीएम सुक्खू ने कहा कि वर्तमान में बीबीएन औद्योगिक क्षेत्र में पर्यटन विभाग द्वारा उद्यमियों द्वारा संचालित 53 पर्यटन इकाइयां पंजीकृत की गई हैं, जिनकी बेड क्षमता 2,688 है। इसके अतिरिक्त 5 होमस्टे इकाइयां भी रजिस्टर्ड हुई हैं। अन्य के विधायक लोकेंद्र कुमार ने नाबार्ड को लेकर सवाल पूछा, जिसका जवाब देते हुए सीएम सुक्खू ने कहा कि वर्तमान में अन्य विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा कुल 15 योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें 13 योजनाएं जल शक्ति विभाग से संबंधित है तथा 2 योजनाएं PWD से संबंध रखती हैं। सरकाघाट के विधायक दिलीप ठाकुर और मनाली के विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने बेसहारा गो वंश को लेकर सवाल पूछा, जिसका जवाब देते हुए पशुपालन मंत्री ने कहा कि नए गौ सदन के निर्माण हेतु गौ सेवा आयोग 10 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान करता है। गौ सेवा आयोग के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने हेतु सरकार ने मंदिर न्यासों की कुल आय का 15% व शराब पर ₹1.50 गोवंश सेस प्रति बोतल लगाया है। प्रदेश में बेसहारा गोवंश को संरक्षण व आश्रय प्रदान करने के लिए गौ सदनों की स्थापना व सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा बजटीय संसाधनों से प्राप्त 40,04,65,523 रुपए की राशि गौ सेवा आयोग द्वारा वितरित की गई है। इसके अतिरिक्त आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा निर्धारित शराब सेस से प्राप्त राशि से गौ सदनों में पल रही बेसहारा गौ वंश के पालन हेतु गोपाल योजना के अंतर्गत खर्च किया जा रहा। उक्त गौ सदन में माह अगस्त 2020 से जनवरी 2025 तक 58,23,42,084 रुपए की राशि खर्च की गई है। भरमौर के विधायक डॉक्टर जनकराज ने माइनिंग को लेकर एक सवाल पूछा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, हिमाचल प्रदेश में सभी माइनिंग रूल्स को देखा जाएगा। अभी पॉलिसी को पूरी तरह से नहीं समझा गया, इस सारी पॉलिसी को समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस पॉलिसी को बदलने के लिए तैयार हैं, मंत्री के साथ इस पर चर्चा करेंगे और इसमें सभी विधायकों के सुझाव भी लेंगे और इस पर आगे बढ़ेंगे। दरअसल आज बनीखेत विधानसभा क्षेत्र से संबंधित राजेंद्र सिंह नामक एक व्यक्ति का
मामला था, जिन्हें ये आरोप लगाया गया सदन में भाजपा विधायकों ने कि इन्हें 65 हेक्टेयर जमीन लीज पर दे दी गई है। और भाजपा विधायक जनक राज ने आरोप लगाया कि सरकार एक तरफ वित्तीय संकट से जूझ रही है, दूसरी तरफ लीज पर जमीन दे दी गई है। उन्होंने कहा कि अगर कोई माइनिंग के लिए कोई स्टोन क्रशर लगाना चाहता है या कोई रेता बजरी निकालना चाहता है तो सरकारी भूमि 65 हेक्टेयर सरकारी भूमि कैसे दे दी जाएगी। बेहतर हो कि सरकार इसके लिए ऑक्शन करे, खुली बोली करे, ताकि कम से कम सरकार के खजाने में पैसा आए। उन्होंने कहा क्यों व्यक्ति विशेष को चुना गया, इस पर बड़े स्तर पर चर्चा होने के बाद सत्ता पक्ष की तरफ से यह भी कहा गया कि सदन में भी कई विधायक बैठे हैं जिनके अपने स्टोन क्रशर हैं जो माइनिंग का काम करते हैं, और परतें खुलेगी तो फिर बहुत कुछ खुलेगा। अंततः मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि हम रूल्स को बदलेंगे, नियमों को बदलेंगे, प्रदेश की संपदा को लूटने नहीं देंगे और सख्त से सख्त नियम बनाएंगे ताकि जितनी भी लीज होंगी उन लीज को देने के बदले सरकार को रेवेन्यू प्राप्त होगा। बरसर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के बारे में सवाल किया। इसका जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा प्रदेश में MBBS डिग्री कर चुके करीब 2000 डिग्री धारक नौकरी की तलाश में है और आने वाले समय में इनकी संख्या और बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा वर्तमान में MBBS डिग्री करने के बाद डॉक्टर बेरोजगार हैं और उनकी स्थिति आने वाले समय में डेंटल डिग्री करने वाले चिकित्सकों जैसी हो सकती है, जिसकी संख्या और ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के 5 मेडिकल कॉलेज से हर साल MBBS पास होकर निकलते हैं, जिससे बेरोजगार डॉक्टरों की तादाद लगातार बढ़ रही है। स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने डॉक्टर्स के लिए बॉन्ड सिस्टम को ज़रूरी कर दिया है ताकि वे प्रदेश में काम करने के लिए प्रतिबद्ध रहें। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के 5 मेडिकल कॉलेजों की स्थिति को 1 साल के भीतर बेहतर किया जाएगा। उन्होंने कहा हमीरपुर, टांडा, नेरचौक, IGMC और चंबा में जितने भी पदों की आवश्यकता होगी उन्हें प्राथमिकता के आधार पर सरकार भरेगी। अन्य खबरों की बात करें तो प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस लौटे पुलिस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सरकार ने सौंपी है। गुरुवार को इसकी गृह विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दी, जिसके अनुसार 1996 बैच के IPS अधिकारी अजय कुमार यादव, जो कि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस आने के बाद पोस्टिंग का इंतजार कर रहे थे, उन्हें ADGP क्राइम हिमाचल प्रदेश शिमला लगाया गया। इसके अलावा विभाग के अन्य इशू का भी मॉनिटर करेंगे। वहीं 1999 बैच के IPS अधिकारी ज्ञानेश्वर सिंह वे भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस आए हैं, पोस्टिंग का इंतजार कर रहे थे। सरकार ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देते हुए DGP CID लगाया है, यानी कि ओझा को भार मुक्त कर दिया है। CID को लेकर जिस तरह से लंबे से सवाल उठ रहे थे उस पर बड़ा ऑपरेशन करते हुए सरकार ने ओझा से CID वापस लेते हुए ज्ञानेश्वर को दे दी है। ADGP CID का अतिरिक्त कार्यभार देख रहे 1989 बैच के IPS अधिकारी संजीव रंजन ओझा को अब CID से रिलीव कर दिया गया है। 2000 बैच के IPS अधिकारी जयप्रकाश JP सिंह को प्रमोशन के बाद पोस्टिंग का ये भी इंतजार कर रहे थे। उन्हें DGP आर्म्ड पुलिस और ट्रेनिंग लगाया गया है, जबकि प्रमोशन के बाद पोस्टिंग का इंतजार कर रही 2011 बैच की IPS अधिकारी अंजुम आरा को DIG साउथ रेंज शिमला में तैनाती दी गई है। 20 अप्रैल से हड़ताल पर जाने की तैयारी में निजी बस ऑपरेटर आ गए हैं, क्योंकि उन्होंने बड़े स्तर पर आज धमकी दी है, 2-2 का ऐलान कर दिया है और ये कहा है कि हमारी मांगे सरकार ने नहीं मानी तो 20 अप्रैल से पूरे हिमाचल प्रदेश में प्राइवेट ट्रांसपोर्टर अपनी बसों को खड़ा कर देगा। दरअसल हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को मिल रही 50% बस छूट के किराए को निजी ट्रांसपोर्टर ने मुद्दा बनाया है। न्यूनतम बस किराए की बढ़ोतरी की मांग की है, 15 रुपये करने की डिमांड रखी है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विधानसभा के सदन में जवाब दिया उस पर हमें नाराजगी है। उनका कहना है कि जिस प्रकार से कहा गया कि संडे के दिन अगर प्राइवेट ट्रांसपोर्टर रूट्स पर नहीं चलेगा तो उनके रूट रद्द कर दिए जाएंगे। प्राइवेट ट्रांसपोर्टर ने कहा कि सरकार एक पैमाने में 2 तराजुओं से अलग अलग कैसे तोल सकती है। उन्होंने कहा कि संडे के दिन HRTC की बसें भी घाटे वाले रूटों पर नहीं जाती जहां कर्मचारी ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे में क्या राज्य सरकार HRTC के बस रूट भी रद्द करेगी या कार्रवाई सिर्फ प्राइवेट ट्रांसपोर्टर पर होगी। उन्होंने कहा कि डिप्टी CM का यह बयान बेहद खेदजनक है, इस पर उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए और ये करना चाहिए, उनको स्पष्ट करना चाहिए
कि अगर संडे के दिन बस चलानी है तो प्राइवेट बस भी चलेगी, एचआरटीसी की बस भी चलेगी। प्राइवेट ट्रांसपोर्टर ने यह भी कहा कि ये सच में ये सही बात है कि संडे के दिन कर्मचारी नहीं होते, हमें बस सवारियां नहीं मिलती, इसके चलते हम 6 दिन बस चलाते हैं, रविवार को कई रूट पर बस नहीं भेजते। लेकिन फिर सख्ती हम पर ही क्यों, एचआरटीसी पर क्यों नहीं? क्या सरकार एचआरटीसी का बस रूट भी रद्द करेगी? प्राइवेट ट्रांसपोर्टर ने यह भी कहा कि अगर एचआरटीसी रविवार के दिन अगर घाटे वाले रूटों पर भी चलती है जहां कर्मचारी नहीं है तो हम भी चलने को तैयार हैं, लेकिन उससे पहले सरकार को बस किराया भी बढ़ाना पड़ेगा, न्यूनतम किराया भी बढ़ाना पड़ेगा, महिलाओं के 50% किराए को रिव्यू कर खत्म भी करना पड़ेगा। उसके बाद हम सरकार की बात मानेंगे, वरना 20 अप्रैल से हिमाचल प्रदेश में प्राइवेट ट्रांसपोर्टर का चक्का जाम होगा। हम अपनी फ्लीट को नहीं चलाएंगे। बिमल नेगी मौत मामले में लेकर आज एक बड़ी अपडेट है, क्योंकि उनकी पत्नी किरण नेगी आज विभागीय जांच में शामिल हुई। सबसे पहले वह सीधी सचिवालय आई और इस पूरे मामले की डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कर रहे अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा के कैबिन में उपस्थित हुई। करीब 10 लोगों के दल को लेकर एसीएस होम के ऑफिस में पहुंची। किरण नेगी के साथ बिमल नेगी के भाई सुरेंद्र नेगी मौजूद थे, इसके अलावा उनके मामा मौजूद थे, कुछ लोग भी मौजूद थे। लेकिन एसीएस होम के दफ्तर में सिर्फ तीन ही परिवार के लोगों के बयान दर्ज किए गए, जिसमें किरण बाला जो कि बिमल नेगी की धर्मपत्नी है, सुरेंद्र नेगी जो कि बिमल नेगी साहब के भाई हैं और एक उनके मामा। और जिन तीनों के बयान हैं, अलग अलग बयान दर्ज किए गए, अलग अलग इनके बयान लिए गए, लेकिन तीनों के बयान सिमिलर हैं, तीनों के बयान एक जैसे हैं। और इन बयानों को अगर तीनों लोगों के बयानों को अगर एक कर दिया जाए तो उसमें बड़े साफ तौर पर यह कहा गया है कि बिजली बोर्ड के माफ़ कीजिएगा पावर कॉरपोरेशन के एमडी उन्हें परेशान करते थे, उन्हें बार बार बुलाते थे। ये भी कहा गया कि वो घर बड़े कम आते थे क्योंकि उनकी पत्नी और परिवार किन्नौर में रहता था, बिमल नेगी शिमला में रहते थे। लेकिन उनके घर आने का समय निश्चित नहीं था, दफ्तर में रोक दिया जाता था और अक्सर उनके साथ टेलीफोन पर बात होती थी। और फ़ोन पर बिमल नेगी यही कहते थे कि ऑफिस का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बार बार ऑफिस से फ़ोन आते हैं, बार बार काम के लिए बुलाया जाता है। और जो उनकी पत्नी किरण नेगी, मामा और भाई सुरेंद्र नेगी ने नाम लिए हैं, उसमें एमडी हरिकेश मीणा का नाम लिया है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो नाराज़गी है, सबसे ज़्यादा जो टॉर्चर करने का जो नजला है वो देशराज के सर फोड़ा गया। कहा गया कि देशराज जो कि उनके कुलीग भी थे लेकिन उन्हें डायरेक्टर बनाया गया था, सबसे ज़्यादा परेशान और तंग करते थे। यह भी कहा गया कि रात रात भर बिठाए रखते थे, ना सुबह का समय था ना शाम का वक्त था, ना तो बच्चों की अगर कोई स्कूल में पीटीएम होती थी उसके लिए आने की परमिशन देते थे, ना तो बच्चों की एडमिशन के लिए उन्हें भेजा गया। पत्नी और भाई ने यह भी कहा कि जब बिमल नेगी को परिवार के पास आना होता था, कोई बेहद ज़रूरत होती थी, तब भी छुट्टी नहीं दी जाती थी। इतना ही नहीं, उन्हें परेशान करने के लिए हर दिन नए नए हथकंडे अपनाए जाते थे। ये परिवार के बयान डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में शामिल किए गए हैं। इसके बाद किरण नेगी, मामा और भाई सुरेंद्र नेगी, ये तीनों सभी लोगों के साथ पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में शामिल हुए और पुलिस ने एक एक प्रश्न का उत्तर पूछा, बाकायदा रिकॉर्ड किया, जिसमें इन तीनों का आरोप था कि बिमल नेगी को टॉर्चर करके मारा गया है, उनकी आत्महत्या की गई है, उन्हें आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया है। हालांकि ये भी सवाल उठाए गए कि अगर पुलिस को ये भी सवाल उठाए गए कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो कि एम्स की है, देश के सबसे बड़े संस्थान की जिसे रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में कहा गया है कि डेड बॉडी रिसीव होने से 5-6 दिन पहले उनकी मौत हुई थी। इस पर भी सवाल परिवार ने उठाए और ये भी कहा गया कि गुमशुदगी के बाद अगर ये रिपोर्ट सही है, क्योंकि अब बिसरा की रिपोर्ट भी आ चुकी होगी, तो परिवार के लोगों का कहना था कि अगर डूबने से यानी कि जब उनकी बॉडी रिकवर की गई उससे 5-6 दिन पहले उनकी मौत हुई है, तो फिर गुमशुदगी के बाद 3 दिन वो कहाँ थे? ये परिवार ने एक बड़ा सवाल पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में उठाया है और पुलिस को कहा है कि आप इस दिशा में जांच कीजिए कि 3 दिन तक बिमल नेगी कहाँ थे। इशारा आप समझिए, इशारा ये भी है कि अब वाकई आत्महत्या का मामला है या उनकी हत्या की गई है, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर यह भी कहा गया कि ऊना में जो भेकू बेला एक सोलर प्रोजेक्ट है, प्लांट है, वहाँ पर यह भी कहा गया कि उनकी गुमशुदगी से पहले भी वे डिप्रेशन में थे, परेशान थे। और भाजपा ने भी आज जो भाजपा का आज महाधरना था उसमें जयराम ठाकुर ने आरोप लगाए कि भेकू बेला में
करोड़ों रुपए की उस दिन पेमेंट्स हुई हैं उनके गायब होने से पहले, और ये बिमल नेगी को इसमें ज़बरदस्ती शामिल किया गया है, इस प्रकार के आरोप लगाए गए हैं। लेकिन आरोप सबसे मजबूत सॉलिड वो है जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को बयान दिए जा रहे हैं, और बयानों में किरण नेगी, मामा और तीसरे उनके जो बिमल नेगी के भाई, इन 3 लोगों के जो बयान कलमबंद हुए हैं वो बयान वाकई चौंकाने वाले हैं। और बयानों में ये बड़े स्तर पर ये सवाल उठाया गया है कि पुलिस को इस दिशा में भी जांच करनी चाहिए कि बिमल नेगी साहब 10 मार्च को गुम हुए, शिमला से बिलासपुर चले जाते हैं। अगर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये कहती है कि उनके डेड बॉडी रिकवर होने से 5-6 दिन पहले मौत हुई है, तो 3 दिन कहाँ थे वो, ये सवाल उठाया गया। हालांकि साफ तौर पर परिवार ये भी नहीं कह रहा कि उनकी हत्या हुई है, उन्होंने ये कहा कि हम इस बारे में इन्वेस्टिगेशन जरूर चाहते हैं कि 3 दिन कहाँ थे वो, क्योंकि अगर बॉडी रिकवरी के बाद पोस्टमार्टम में रिपोर्ट ये आती कि 9-10 दिन पहले उनकी मौत हुई है, फिर माना जा सकता था कि 10 मार्च को वे मंडी भराड़ी में उतरते हैं, नेशनल हाईवे पर उतरते हैं, उसके बाद हो सकता है घुमार भी हाई कोर्ट भी गए, फिर वापस आ गए। ये भी हो सकता है कि बागछाल पुल से उन्होंने छलांग लगा ली हो, या वापस आकर मंडी भराड़ी हाईवे के पुल से उन्होंने छलांग लगाई हो। लेकिन जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में 5-6 दिन का जिक्र है, फिर 3 दिन पर परिवार ने सवाल उठाए, और परिवार ये इशारा कर रहा है कि पुलिस को ये क्लू दे रहा है कि आप ढूंढिए, आप पता लगाइए कि बिमल नेगी 3 दिन कहाँ थे, क्योंकि पत्नी पहले भी कह चुकी है कि हाई कोर्ट की वो उन्हें घुमारवी कोर्ट में किसी एडवोकेट ने अगर देखा तो वे वहाँ पर क्यों गए, उनको क्या ऐसी ज़रूरत आ गई कि घुमारवी कोर्ट में उनको जाना पड़ गया। इसके पीछे के भी कारण वे पूछ रहे हैं कि पता लगाइए वो कोर्ट में क्यों गए और 3 दिन कहाँ थे। पुलिस को एक नई पहेली की तरफ परिवार के लोगों ने अपने बयानों से नई पहेली की तरफ उन्हें सुझा दी है, उस तरफ उनका ध्यान दे दिया है कि आप देखिए, और साथ में ये इशारा भी किया कि वाकई आत्महत्या का मामला है या कुछ और है। लेकिन फिर कहें जो परिवार के बयान आज कलमबंद हुए, बयान दर्ज हुए हैं, उसमें सबसे बड़ा आरोपी, सबसे बड़ा इस आत्महत्या को उकसाने के लिए दोषी देशराज को बताया है। ये भी कहा गया कि एमडी का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं था, एमडी तू तड़ा करके बात करते थे, काम के लिए टॉर्चर करते थे। एक अन्य अधिकारी का भी नाम इसमें शामिल किया गया है। लेकिन इस पूरे, चाहे वो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी ओंकार शर्मा की हो या फिर पुलिस के बयान हो, सबसे बड़ी बात परिवार के लोगों का कहना है कि हमने यही बयान दिया है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में भी, पुलिस में भी, कि 3 दिन वो कहाँ थे। पुलिस इस तरफ आगे इन्वेस्टिगेशन करें, इसके बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि विमल नेगी की हत्या हुई थी या आत्महत्या का मामला। क्योंकि जो आरंभिक कंप्लेंट है, जो पत्नी ने शिकायत दर्ज करवाई है, उसमें उस आधार पर यह सुसाइड का मामला दर्ज किया गया, आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है, जिसमें देशराज फरार चल रहा है। हालांकि पुलिस ये दावा कर चुकी है कि वो पताल से ढूंढ कर ले आएंगे 48 घंटे। पिछले कल कहा गया था कि 48 घंटे के भीतर हम देशराज की गिरफ्तारी कर लेंगे। लेकिन इस पूरे मामले में अब ये लग रहा है कि जांच की दिशा अब आत्महत्या के साथ साथ हत्या की तरफ भी बढ़ सकती है, अगर वाकई पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ऑथेंटिक है। क्योंकि बिसरा की रिपोर्ट भी काफ़ी कुछ बताएगी, बिसरा की रिपोर्ट पुलिस को आ भी चुकी होगी। अगर ये तमाम रिपोर्ट्स मेल खाती हैं तो पुलिस को ये इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा कि 3 दिन तक बिमल नेगी कहाँ थे। अगली खबर का रुख करें तो हमीरपुर जिला के ताल कृषि सहकारी सभा समिति में 2.5 लाख करोड़ रुपए के गबन का मामला सामने आया है। घोटाला सामने आने के बाद निवेशकों के हाथ पांव फूल गए, हड़कंप की स्थिति बन गई है। विभागीय जांच में गबन का ये बड़ा खुलासा हुआ है। करीब 40 लाख रुपए की रिकवरी की बात सामने भी आ चुकी है। एफडी में गड़बड़ी के आरोप सभा सचिव पर लगे हैं, सेक्रेटरी पर लगे हैं। विभाग को सभा के निवेशकों की ओर से शिकायत दी गई थी, जिसके बाद डिपार्टमेंट ने सभा का रिकॉर्ड की जांच की है। प्रारंभिक जांच में ये सामने आया है कि सभा सचिव की ओर से निवेशकों को दी गई फिक्स्ड डिपॉजिट के दस्तावेजों में बड़े स्तर पर गड़बड़ी और धांधली की गई है। जिला सिरमौर में प्रधान को बर्खास्त करने का मामला सामने आया। विकासखंड त्रिलोकधार की ग्राम पंचायत कटवाड़ के प्रधान महेंद्र सिंह को उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया है। प्रधान पर यह सख्त कार्रवाई विकास कार्य में वित्तीय अनियमितताओं और सरकारी धन के दुरुपयोग के मामले में दोषी पाए जाने के बाद अमल में लाई गई है। हमीरपुर जिला के सुजानपुर में बस ठहराव के साथ लगते नाले में व्यक्ति का शव बरामद हुआ। आज सुबह लोगों ने सबको नाले के पानी में पड़ा देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर सबको अपने कब्जे में ले लिया। मृतक की पहचान 65 वर्षीय शिव शरण के रूप में की गई है। मृतक की शिनाख्त के बाद
बाद उनका सपरिवार वालों को सौंप दिया गया। शिव शरण बीते 16 मार्च से लापता चल रहा था। परिजनों ने इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट सुजानपुर थाने में दर्ज करवाई थी, लेकिन आज सुबह उसका शव दो सड़का के नाले में पानी से बरामद हुआ है। चंबा के चुरा में एक नाबालिग लड़की के साथ दुराचार का मामला सामने आया। घटना उस समय की है जब नाबालिग बच्ची अपने घर पर अकेली थी। आरोपी ने मौके का फायदा उठाया, घर में घुस गया और दरवाजों को बंद करके बच्ची के साथ गलत हरकत की। मामला तब सामने आया जब लड़की के परिजन वापस घर लौटे और बच्ची ने पूरी बात अपने परिवार के लोगों को सुनाई। इस आधार पर परिवार के लोगों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है और गिरफ्तारी के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश कर दिया गया, जहां उसे पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। ऊना जिला मुख्यालय के साथ लगते गांव अरनियाला में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां ग्रामीणों ने गांव के एक महिला पर आरडी के नाम पर ठगी के आरोप लगाते हुए एसडीएम ऊना विश्व मोहन देव को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने एसडीएम को सौंपे ज्ञापन के माध्यम से बताया कि आरोपी महिला ने 40 के करीब ग्रामीणों से आरडी के नाम पर करीब 15 लाख रुपए की ठगी की है। ग्रामीणों की माने तो उन्होंने अपनी जमा पूंजी इस महिला के माध्यम से निजी कंपनियों में जमा करवा दी है, लेकिन अब महिला की ओर से उसकी राशि वापस नहीं की जा रही है, जिससे वह सकते में। एसडीएम ने मामले की तहकीकात के लिए ये मामला पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। सोलन जिला के जटोली के समीप मालो गांव में एक मोड़ पर एचआरटीसी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे के समय बस में 40 के करीब यात्री सवार थे। ये बस सोलन से पुलवाहल की ओर जा रही थी। जैसे ही बस जटोली के समीप पहुंची तो अचानक अनियंत्रित होकर पहाड़ी से जा टकराई। गनीमत ये रही कि घटना में कोई गंभीर घायल नहीं हुआ, लेकिन कुछ सवारियों को हल्की चोटें जरूर आई हैं। ठियोग के रही घाट में आज सुबह एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। घटना में स्कूली बच्चों की जान पर बन आई, लेकिन हालांकि ये मामला पिछले कल का है, लेकिन समय पर रहते एक 10वीं कक्षा के छात्र ने अपनी सूझबूझ से इस बड़ी दुर्घटना को रोक लिया। दरअसल एक निजी स्कूल की बस एक निजी स्कूल की बस बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए रही घाट में खड़ी थी। इस दौरान बस के चालक और परिचालक बस से बाहर खड़े थे और बच्चों का इंतजार कर रहे थे। इस दौरान अचानक बस के पहिए सरकने लगे और बस की गति पकड़ने शुरू कर दी। बस के अंदर बैठे विद्यार्थियों में डर का माहौल बन गया और सभी चिल्लाने रोने शुरू हो गए। इस शोर को सुनकर पास खड़े लोग भी घबरा गए, लेकिन तभी 10वीं कक्षा के छात्र आदित्य मेहता तुरंत स्थिति को संभालते हुए चालक की सीट पर बैठ गए और उसने बस को ब्रेक लगा दी। आदित्य की तत्परता से ये बड़ा हादसा टल गया, वरना इसमें सवार 40 छात्रों की जान पर बन सकती थी। यदि आदित्य समय पर ब्रेक नहीं लगाता तो स्थिति काफ़ी गंभीर हो सकती थी और आदित्य के इस साहस, अदम्य साहस को आज पूरे प्रदेश के लोग सोशल मीडिया पर उसे शाबाशी दे रहे हैं। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार बने रहें हमारे साथ और देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।